हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। सो ये हमारा एक क्लास 9 का पहला दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। ऐसे ये चैप्टर नंबर 8 है। सो हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन। सो हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में कैसे चलता है, लाइक इन टर्म्स ऑफ इट पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हमने देखा था वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। हमने ये भी देखा था नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है, मोशन क्या होता है। We have not yet discovered what causes the motion. So हमने अभी तक ये नहीं पता किया किस वजह से हमारा मोशन हो रहा है. Why does the speed of an object changes with time? So हमें ये भी नहीं मालूम चला कि स्पीड के चेंज होने से हमारा एंड विथ चेंज ऑफ टाइम सो हम कैसे चेंज हो रहा है, हमारा बॉडी कैसे मूव हो रहा है. कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ना पीछे. सो इस चैप्टर में हम वही जानने की कोशिश करेंगे. डू ऑल मोशन रिक्वायर्स अ कॉज. सो यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहे हैं. इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज. क्या कॉज है, किस चलते होता है, कैसे होता है, मतलब ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू कैच ऑल द सच क्यूरियोसिटीज. ये इसमें हम सारे अपने जो भी हमारे जो जिज्ञासा हो रही है हमें जानने की किस वजह से हम कौन से लॉ की वजह से हम मूव करते हैं, हम कैसे चलते हैं, सब मालूम चलेगा इस लेक्चर में हमें. फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैज पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर. सो काफ़ी परेशान किया है काफ़ी सेंचुरी तक कि हम क्या है लॉज होते हैं हमारे मोशन के, ये सब ये सब. सो इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर. सो हम अगर बॉल से हम मारते हैं ज़मीन पे सो वो फिर ज़िंदगी भर के लिए फिर से मूव नहीं करता जाता ऊपर नीचे आराम से फिर बैठ जाता है कुछ देर के बाद जब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है तब. Such observation suggests that rest is the natural state of an object. So इस ऐसे मालूम चलता है कि रेस्ट ही हमारा नेचुरल स्टेट है एक ऑब्जेक्ट का. दिस remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. So इन दोनों ने हमारा बिल्कुल मोशन को समझने का नज़रिया ही बदल दिया. सो देखते हैं क्या बताया इन्होंने. इन आर एवरीडे लाइफ we can observe that our effort is required to put an stationary object into motion or to stop a moving object. So हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं कुछ ना कुछ हमें फोर्स और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जिससे कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में करना है और उससे अगर रोकना भी है तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में रुक जाए या फिर हम मोशन में उस ऑब्जेक्ट को कर दें. वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस इज एज अ मस्कुलर इफेक्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन. सो हम पुश करते हैं पुल करते हैं ऑब्जेक्ट को जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन पुश, हिट और पुल. लेट अस नाउ कंसिडर अबाउट अ फोर्स. व्हाट इज इट. सो यहाँ पे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स होता क्या है. यहाँ पे एक पूछने की कोशिश कर रहे हैं. इन फैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्टेड अ फोर्स. सो किसी ने ना देखा है, ना टेस्ट किया, ना फेल्ट किया है फोर्स को. हाउएवर वी सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, it can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. Pushing, hitting and pulling of an object are always ways of bringing object in a motion. So ये तरह होता है हमारा जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन में आ जाए. जैसे पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग. they move because we make force act on them. So हम एक फोर्स लगाते हैं जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लगता है.
From our studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of the velocity. So force से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम तेज और धीरे कर सकते हैं. और टू चेंज ए डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, और उस ऑब्जेक्ट का हम मोशन मतलब डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे राइट लेफ्ट, सो ऐसे कर सकते हैं. We also know that our force can change the shape and size of the object. So हम फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, बैलून को हमने ऐसे दबा दिया तो वो फट जाता है, आपने किया होगा. सो चलते हम उस फोर्स से ज़्यादा हम लगाएंगे तो फट जाएगा. बट ऐसे ही मतलब उतना उतना ही फोर्स हमने लगा के रखा है, मगर फटता नहीं है. मतलब उससे ज़्यादा आपने लगा दिया तो वो फट जाएगा मतलब. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स. फिगर 8.3 shows a wooden block on a horizontal table. सो हम यहाँ देख रहे हैं एक वुडन ब्लॉक है विथ हॉरिजॉन्टल टेबल. यहाँ पे टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वुडन ब्लॉक. Two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block shown. So यहाँ पे X and Y है, यहाँ पे हमारे strings लगे हुए हैं. If we apply a force by pulling the string X वाले string हमने खींचा, the block begins to move to the right. So ये right तरफ move करने लगा. The block moves to the left. But if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. अगर हम दोनों तरफ से खींचेंगे, सो हमारा x वाला स्ट्रिंग एंड y वाला स्ट्रिंग, मतलब हम दोनों खींचेंगे तो हमारा जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी ज़ीरो. इसी चलते उस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं, जिसमें हमारा नेट फोर्स हमारा ज़ीरो ना हो. उन फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे. सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, जो अभी मैंने बताया, एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of motion of an object. Now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block. In this case, the block will begin to move in the direction of the greater force. So इसमें हमारा जो नेट फोर्स होता है इक्वल नहीं होता है, मतलब जिधर हमारा ज़्यादा फोर्स लगेगा उस तरफ वो खींचा चला जाएगा. So thus two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction in the block move. This suggests that an unbalanced force acting on an object bring it in motion. होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का. Boxes with small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to push. So आपने देखा होगा यहाँ पे ये इन दो लोग, ये इनकी मम्मी एक फोर्स लगा रही हैं, बट जो नीचे आप देख रहे होगे फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन, मतलब जिस तरफ वो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है. सो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है. द फ्रिक्शन अराइजेज बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. सो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है हमारा, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स and the floor rough surface. So ये हमारे rough surface से contact में रहता है. It balances the force pushing force and therefore the box does not move. So इससे हमारा box move नहीं होता है. The children push the box harder but the box still not move. So फिर भी हमारा box move नहीं किया. This is because the friction force still balances the pushing force. जितना force लग रहा है उतना friction लगा दे रहा है in opposite direction. If the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force. There is a unbalanced force, so the box starts moving. अगर हम फ्रिक्शन फोर्स जो लगा रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन उससे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारा ये बॉक्स मूव करने लगा. ये सेम कॉन्सेप्ट होता है जब हमारा जो टायर में हवा कम हो जाता है
सो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जिससे कि हमारी साइकिल चल सके। सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारा फ्रिक्शन पे काम करता है, क्योंकि हमारा जो टायर्स होते हैं इन कांटेक्ट विद द सरफेस होता है, इसी चलते हैं। सो हमें भी एक जितना मतलब 1 न्यूटन का फोर्स हम मान लेते हैं, उससे हमें कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा अगर हमारा साइकिल में हवा कम है, बाइक में हवा कम है। सो समझ रहे होगे आप, ये एग्जाम्पल था। आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, मगर ये एग्जाम्पल था। What happens when a bicycle ride a bicycle? When we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. So अगर हम पैडल करना बंद कर देते हैं तो हमारा बाइसिकल मतलब रुक जाता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो ये भी हमारा एक मोशन का ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन होता है इन अपोजिट डायरेक्शन में हमारा काम करता है ऑफ मोशन। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग, मतलब हमें पैडल करते रहना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। इट does appear that an object maintain its motion under continuous application of unbalanced force. So हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है इन इट्स मोशन अंडर मतलब कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ, मतलब कंटिन्यूस हमारा एप्लीकेशन है हमारा अनबैलेंस फोर्स का, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट होता है। However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces pushing force and the friction force acting on the object are balanced, and there is no net external force on it. So उस समय हमारा जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा ज़ीरो हो जाता है, इस चलते हमारा उस समय कोई भी एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं रहता है। If unbalanced force is applied on the object, there will be a change in either its speed or in direction of the motion. अगर हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा सो वहाँ पे हमारा चेंज इन स्पीड भी होगा एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. So अगर हमें हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर बढ़ानी है और तेज करना है, सो हमारा अनबैलेंस फोर्स काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है हमारे लिए। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस फोर्स इज सप्लाइड। जब तक हमारा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। However, if the force is removed completely, the object will continue to move with the velocity it is required till then. So हम देखते हैं, हम एक बार कुछ पैडल कर देते हैं काफ़ी देर तक एंड फिर छोड़ देते हैं, तो फिर जब तक वो मोशन में तब तक वो मोशन में ही रहता है। सो उसी की बात कर रहे हैं। सो फिर हमारा पहला ये टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। By observing the motion of object on an inclined plane, Galileo deduced that object move with constant speed when no force acted on them. So इन्होंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट हमारे मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड when no force act on them, जब उन पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है। He observed that when a marble rolled down on an inclined plane, मतलब ऐसी खड़ी हुई प्लेन, मतलब इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट द मार्बल फॉल्स अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल डाउन एंड अटेन द डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। सो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है, अगर हम किसी मार्बल को छोड़ देंगे बाई एक इंक्लाइन प्लेन से, सो कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी गेन कर लेगा बाय द टाइम। सो इन्होंने यही बताया, जब तक वो नीचे तक पहुँचेगा तब तक कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर लेगा। इट वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन इट क्लाइम्स अप एज शोन इन फिगर 8.4। जब ये ऊपर जाएगा सो इसकी जो वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। फ्रिक्शनलेस प्लेन inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go on the opposite side to the same height from when it's released. So यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया है, लेफ्ट साइड से जो छोड़ा देन ये राइट साइड में पहुँच गया।
If the inclination of the planes on the both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it will cover from the rolling ground. So इन्होंने ये बताया कि अगर ये हमारा डिस्टेंस ये वाला, ये इंक्लाइन प्लेन वाला एंड ये वाला प्लेन हमारा अगर इक्वल हो जाएगा, सो जितना ये हमारा मार्बल यहाँ से यहाँ तक आने में लगा इसको उतना ही समय लगेगा इसको चढ़ने में. If the angle of inclination of the right plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reached the original height. अगर ये हम हाइट अगर हम कम कर दें, ये वाला जो चढ़ने वाला है, सो और जल्दी हमारा मार्बल चढ़ जाएगा. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is the slope is reduced to zero. अगर हमने बिल्कुल प्लेन ऐसे जीरो नीचे कर दिया बिल्कुल, the marble will continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. So जहाँ से छोड़ा गया था उतना ही distance cover up करेगा. The unbalanced force on the marble in this case are zero. So यहाँ पे हमारा जो unbalanced force होगा marble पे, that would be zero. It does suggest that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. So हमें कोई भी external force नहीं चाहिए होगा, मतलब to sustain मतलब to maintain the uniform motion of the marble, कि मार्बल का हमें यूनिफॉर्म मोशन हमें मेंटेन करना है. In practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. So ये practically impossible है कि हम attain कर ले, achieve कर ले हम zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of the motion. So ये impossible है क्योंकि हमारा जो friction होता है opposite act करता है to the direction of the motion. Thus in practice the marble stops after traveling some distance. So जो हमारा मार्बल होता है कुछ ना कुछ दूरी हमें ट्रैवल करके रुक जाता है. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble. So हम और भी हम कम कर सकते हैं फ्रिक्शन का by using a smooth marble. हम अगर हम लें सो और दूर तक हमारा वो ऑब्जेक्ट जाएगा, मतलब मार्बल हमारा स्मूथ मार्बल. And a smooth plane and also providing a lubricant on the top of the plane. So अगर हम स्मूथ प्लेन भी हम ले लें सो काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी फिसलते हुए और दूर तक चला जाएगा वो. Newton further studied Galileo ideas on the on force and motion and presented three fundamental laws that define motion of the object. These three laws are known as Newton law of motion. सो इसे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, जो न्यूटन जी ने दिए हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन. द लॉज ऑफ मोशन आर स्टेटेड एज, सो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताते हैं हमें, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. सो इन्होंने ये बताने की कोशिश किया एक ऑब्जेक्ट उस समय तक ही अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, मतलब उस रेस्ट में रहेगा अगर 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 कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने उस ऑब्जेक्ट पे हमने लगा दिया, सो फिर उस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहेगा, वो मोशन में हो जाएगा. यही चीज़ बताने की कोशिश की है इन फॉर्मल लैंग्वेज. एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an external or applied force. अगर हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. सो हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो स्टेट का मतलब चेंज करे अपना स्टेट in their state of motion. In qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called inertia. उस इफेक्ट को हम बोलते हैं inertia. इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ inertia भी बोलते हैं. सो आप ये ध्यान रखिएगा. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. उसे हम inertia भी बोलते हैं.
Certain experiences that we came across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the laws of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking फोर्स टू स्टॉप द मोटर कार. सो हम देखते हैं जब हम कार में बैठे रहते हैं, सो जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी टेंड टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी होती है हमारी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, क्योंकि कार चल रही होती है बट हम नहीं चल रहे होते, इस चलते. सो विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया की वजह से. क्योंकि इनर्शिया, क्योंकि हमें भी अगर वहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगा ना, कि पीछे से फोर्स लगा कार का, सो फिर हम आगे गिर जाते चलते. और सडनली एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक में द कॉज इंजरी टू अस बाय द इम्पैक्ट ऑफ, मतलब इस चलते काफ़ी चोट भी लग जाती है कभी कभी. और कोलिजन विद एन पैनल इन फ्रंट, सेफ्टी बेल्ट्स आर वॉर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट. सो इस चलते हमें सेफ्टी बेल्ट्स पहन कर चलना चाहिए. सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी टू मेक द फॉरवर्ड मोशन स्लोअर. सो हमारे जो फॉरवर्ड मोशन होता है हमारे बॉडी का, उसे कम करने के लिए. एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज एनकाउंटर. वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड दस बस बिगिंस टू मूव सडनली. जब हम देखते हैं जब बस हमारी मूव करने लगती है आगे को, हम तो पीछे होने लगते हैं. सो उस समय भी हमारी जो बॉडी होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है. एंड जब बस हमारा मोशन में हो चालू ही होती है होना, सो फिर हमारी बॉडी तो एक्सटर्नल फोर्स लगा बस का, सो फिर हमें भी एक मोशन में होना पड़ेगा ना, फिर इसी चलते हमें पीछे फेंक देती है बॉडी हम में. ये भी हमारा एक न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमारा एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन है. नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड. दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू बस एज वेल टू आवर फीट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस. सो हमारे जो बॉडी के जो हमारे फीट होते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं बस से, जिससे चलते हैं. बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से हमारा जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होता है वो हमारा रेस्ट में रहता है. इस चलते हम पीछे गिर जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया. व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन वन साइड. सो हमने देखा है जब हमारी कार टर्न लेती है, सो हम देखते हैं हम एक तरफ को टेंड कर जाते हैं, राइट और लेफ्ट. इस चलते दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. इसे भी हम लॉ ऑफ इनर्शिया पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी टेंड टू कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. सो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में हम कंटिन्यू करते हैं. व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स applied by the engine to change the direction of the motion of the motor car, we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. So हमारी बॉडी होती है, सो ये सेम कॉन्सेप्ट है. हमारी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है एंड वो हमारा जो कार होता है इज इन मोशन, और वो एक्सटर्नल फोर्स लगाती है हमारे बॉडी पे, जिससे कि हमारी बॉडी टेंड कर जाती है इधर जिस तरफ भी अगर टर्न लेना, लाइक लेफ्ट का टर्न है, राइट का टर्न है, उस तरफ आपकी बॉडी टेंड हो जाएगी. द फैक्ट द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity, जो मैंने आपको अभी बताया. सो फिर हम अलग ये देखते हैं. हमारा अगला टॉपिक है इनर्शिया एंड मास. ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार illustrate that this is a resistance offered by an object to change its state of motion. कुछ ना कुछ हमारा जो बॉडी या ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, जिससे मतलब बॉडी पे लगता है, जिससे हमारा स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. इफ़ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू मेन एट रेस्ट. मतलब हमारी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मगर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है जिससे कि हमारी बॉडी का मोशन चेंज हो जाता है. इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड्स टू बी कीप मूविंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दैट
इनर्शिया, इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं. डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? सो ऐसा नहीं होता है. वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बुक्स फुल ऑफ बुक्स. सो हमने देखा है कि एक बॉक्स जो बिल्कुल खाली है उसको उसमें ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू फुल ऑफ बुक्स. मतलब बॉक्स में पूरी बुक्स ही बुक्स भरी हैं, उसको हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. सिमिलरली इफ़ वी किक अ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ़ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विद द इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव. मतलब हम फुटबॉल को मारते हैं तो काफ़ी दूर से जाता है, मगर हम ब्रिक को किसी मारेंगे, स्टोन को मारेंगे, सो उतनी दूर नहीं जाएगा और प्लस चोट भी लग जाएगी. वी in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly, in the activity in the 8.2, instead of 5 rupees note coin, if we use a 1 rupee coin, we will find that lesser force is required to perform the activity. So यहाँ पे हमने देखा है कि हम एक पेज रख देते हैं ऊपर एक कॉइन. सो हम पेज पे अगर मारेंगे तो जो हमारा कॉइन होगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉइन होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहता है, और हमने वो पेज को मारेंगे तो जो हमारा पेज होगा इन द स्टेट ऑफ मोशन में आएगा और वो आगे चला जाएगा. बट हमारा जो कॉइन होगा वहीं का वहीं रहेगा एंड स्टेट ऑफ मोशन में, आई मीन स्टेट ऑफ रेस्ट में, या फिर वो नीचे गिर जाएगा. बस वो हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहेगा. होप आपको समझ में आएगा एक्टिविटी. अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप a large velocity produce a negligible change in the motion of the train. This is because in comparison to a car, the train has much lesser tendency to change its state of motion. So उसके कंपेयर में ये काफ़ी कम है. Accordingly, we can say that the train has more inertia than the car. So inertia हमारा ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा होता है, heavier भी होता है ना चलते हैं. Clearly heavier or more massive objects of a large inertia. So हमारा ट्रेन का भी काफ़ी ज़्यादा inertia होता है. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. So ये हमारे mass से measure किया जाता है. We must thus relate inertia and mass as follows. So हम inertia and mass को ऐसे देख सकते हैं. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its motion or its rest. So ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट. कि रेस्ट में रहना तो रेस्ट में रहो, मोशन में रहो. अगर एक्सटर्नल हमारा फोर्स लगेगा तो वो चेंज हो जाता है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. सो मास ऑफ जो हमारा होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस मेजर होता है हमारा ऑफ इट्स इनर्शिया, हमारा कितना है. सो फिर हम देखते हैं इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसके वेलोसिटी चेंज होती है ऑब्जेक्ट के. दिस इज ऑब्जेक्ट गेट एन एक्सेलरेशन. सो उस समय हमारे ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेशन मिल जाता है हमारे ऑब्जेक्ट को. वी विल नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट. सो हम देखेंगे कैसे हमारा एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जब हमारा फोर्स लगता है. एंड हाउ वी मेजर द फोर्स. सो हम फोर्स को कैसे मेजर करते हैं. Let us recount some observation from our everyday life. So हम everyday life में हम देखते हैं during the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. So हमने देखा है टेबल टेनिस का जो बॉल होती है काफ़ी छोटी होती है, so उससे चोट नहीं लगता ज़्यादा. On the other hand, when a fast moving cricket ball hit a spectator, it may hurt him. So हमने देखा है जब बॉल लग जाती है किसी को तो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है. और ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, बट अ मूविंग ट्रक इवन एट द स्पीड लो एज 5 मीटर पर सेकेंड में किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द पाथ. सो हमने देखा है कि मूविंग ट्रक अगर हमारा 5 मीटर पर सेकेंड पे भी रहेगा सो काफ़ी आराम से किसी भी आदमी को मार सकता है जो अगर स्टैंडिंग पाथ पे रहे. A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun. So हमने देखा है जो बुलेट होता है हमारा, सो उससे हमारा किसी भी आदमी को गोली मार के ऐसे मार दिया जाता है. These observations suggest that the impact produced by the object depends on the mass and velocity. So हमने यहाँ देखा
कि ये हमारे मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that greater force is required to give a greater velocity. So हमें ज़्यादा force देना पड़ेगा जिससे कि हमारा velocity ज़्यादा रहे. In other words, there appears to exist some quantity of important then combine the object mass and velocity. One such property called momentum was introduced by Newton. सो ऐसे यूनिट को हम बोलते हैं मोमेंटम, जिसका हमारा प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी. द मोमेंटम p of an object is defined as product of its mass and velocity, that is p is equal to mv. इसे हम मोमेंटम कहते हैं. मोमेंटम इन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. जो हमारा मोमेंटम होता है बोथ उसके बाद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है. एंड हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिनके पास हमारा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है वो क्वांटिटीज़ हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं. इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज द वेलोसिटी. सो इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में होता है. द ऐसा यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सो यह इसकी यूनिट होती है. सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, it is therefore that a clear force also produces an change of motion. So वहाँ पे हमारा change of momentum भी होता है. Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight route to give it a speed of 1 meter per second. Oh, नहीं, 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two person give sudden push, unbalanced force to it, it hardly starts, but a continuous push over sometimes result in gradual acceleration of the to the car to its speed. So हमने देखा है कि अगर हम एक बार ऐसे पुश करेंगे किसी कार को तो फिर मूव नहीं होता, मगर कंटिन्यूसली अगर हम पुश करते रहे सो फिर हमारी कार जो चालू हो जाती है. यही बताने की कोशिश किया. इट meant द चेंज ऑफ मोमेंटम of the car is not determined by the magnitude of the force. सो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है हमारा डिटरमाइन नहीं होता है, बट ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्जेक्टेड. कितने समय के लिए हमने फोर्स लगाया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. फिर यहाँ पे इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑब्जेक्ट on the object on the time rate at which the momentum is changed. So टाइम रेट पे मतलब कितने समय के लिए हमारा फोर्स लगा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हमारा रखता है. सो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आता है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइज अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो ये बता रहा है हमें कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम का रेट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हम फोर्स अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारे फोर्स लग रहा है उसमें. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सपोज एन मास ऑफ m इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u. It is formally accelerated to v in the time t by the application of constant force f throughout the time t. The initial and final momentum of an object will be p1 is mu and p2 is mv respectively. So हम यहाँ देख सकते हैं p2 minus p1 is mv minus mu m into v minus u. So हमारा rate of change of momentum आ गया m इंटू वी माइनस यू. सो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है k. सो f इजकल टू एम ए हमारा यहाँ पे हमारा k हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए हेयर a इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी जो हमारा एक्सेलरेशन होता है विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसे हम कहते हैं. द क्वांटिटी k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. The SI unit of mass and acceleration are kg and meter per second respectively.
the unit of force is chosen that the value of the constant k becomes 1. So ये हमारी जो k की वैल्यू 1 हो जाती है. For this, one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second in an object of 1 kg mass, that is 1 kg of force is k into 1 kg into 1 meter per second. So ये हमारा वैल्यू आ गया इसकी F इज इक्वल टू एम ए. The unit of force is kg meter per second square or Newton, which has the symbol n. So ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया. Motion gives us method to measure the force acting on an object is the product of its mass and acceleration. F is equal to ma, जो हमारा फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का. The second law of motion is often seen in action in our daily life. So ये हमारे daily life में हम देख सकते हैं. Have you noticed while catching a fast cricketing ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards while moving the moving ball. So हम देखते हैं कि जब कोई क्रिकेटर जब कोई भी बॉल पकड़ रहा होता है, जब कैच क्लियर, सो अपना वो हाथ पीछे करता है. यही पूछा है यहाँ पे किस लिए, क्यों करता है. इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरेशन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0. The acceleration of the ball decrease and therefore the impact of the catching the fast moving ball is reduced. So इस चलते कहता है जिससे कि उसका और थोड़ा सा और जिस तेज़ी से आ रहा है बॉल और उसका स्पीड कम हो जाए. यहाँ पे लिखा है द मूविंग बॉल डिक्रीज टू 0 क्योंकि हाई वेलोसिटी से आ रहा है. दस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज डिक्रीज. सो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी और थोड़ी कम हो जाएगी. इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन द हाई वेलोसिटी डिक्रीजेज टू 0 इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और उस समय उसे चोट भी लग सकती है. दस द रेट ऑफ change of momentum of the ball will be large, therefore a large force would have to be applied on holding catch. This may hurt the palm of the fielder. इससे फिर जो फील्डर होगा उसको चोट भी लग सकती है अगर इसने ऐसा किया तो. In a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on cushion bed or sand bed. This is to increase the time of the athletes fall to stop after making the jump, so कि उनको चोट ना लगे. This decreases the rate of the momentum and hence the force. Try to ponder how karate player breaks a slab of ice with a single blow. So आप इसका भी पता लगा सकते हैं कि कराटे प्लेयर कैसे तोड़ते हैं हमारे स्लैब ऑफ आइस विद एक ही बार में तोड़ देते हैं. So the first law of motion can be mathematically stated from the mathematical equation. For the second law of equation से हम ये कर सकते हैं, मतलब डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. सो ये हमें उससे मालूम चला था कि F इजकल टू एम हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मालूम चला था. एंड F इजकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. सो इससे हमारा जो T उधर चला आएगा एंड फिर एम वी माइनस एम वी हो जाएगा. दिस इज व्हेन एफ हमारा 0 हो जाए, वी यू के इक्वल हो जाए फॉर वट एवर टाइम टी इज टेकन. दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू थ्रू आउट द टाइम टी. इफ यू इज 0 then v will also be 0. This is the object will remain at rest. So हमने यहाँ देखा अगर हम f को u 0 ले लें, v को u ले लें, तो फिर यहाँ पे हमने बताया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से चलेगा थ्रू आउट द टाइम, जितने समय के लिए चलेगा. अगर हमने u को ही 0 ले लिया देन v विल बी ऑल्सो बी 0. सो फिर हमारा v भी हमारा 0 हो जाएगा. होप आपको यह समझ में आया होगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा. आपको जिस भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको भेज दूंगा उसका आंसर. सो फिर हम लास्ट सब टॉपिक पे हम आ गए. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन.
The first two laws of motion tells us about how applied force changes the motion and provide us with method of determining the force. So हमें पहले दो मोशन से हमें ये मालूम चला कि कैसे हमारा मेथड है, कैसे हम अपने फोर्स को जानते हैं, मतलब कैसे हम पता करते हैं फोर्स कहाँ लग रहा है, क्या हो रहा है, इस सब के बारे में. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली exert a force back on the first. सो ये ऐसा होता है कि आपने एक थप्पड़ मारा किसी को, उसने भी आपको एक थप्पड़ मारा, ऐसा. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. So equal force में होते हैं but opposite होता है इनका direction. These force acts on different object and never on the same object. ये सेम ऑब्जेक्ट पे काम नहीं लगता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम होता है, मतलब लगता है. In the game of football, sometimes while looking at a football and trying to kick it with a greater force, collided with a player of opposite team. So हम लड़ जाते हैं दूसरे टीम के प्लेयर से. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of force and not just one force. The pair of two opposing forces are also known as action and reaction forces. सो इन फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को. लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड थ्रू टुगेदर in figure 8.10. The fixed end B is attached with a rigid support like wall. When a force is applied through the free end of the balance A, it is observed that the both spring balance shows reading scales. It means that the force exerted by the spring balance A on balance B is equal to opposite in direction to the force exerted by the balance B on the balance A. So ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा थर्ड ऑफ मोशन का. Any of these two forces called action and reaction. This gives an alternative statement to the third law of motion. Every action there is an equal and opposite reaction. So उसका equal and opposite reaction होता है. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. So different object पे लगता है. Suppose you're standing at rest, intended to start walking on a road, you must be accelerate, and this requires a force in accordance with the second law of motion. So हम जब चलते हैं उस पर भी फोर्स लगता है पीछे की तरफ, जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं. What is this force? Is this a muscular effect you exert on the road? Is it in the direction you intended to move? No. You push the road below backwards. So हम पीछे हम ढकेलते हैं रोड को. The road exert an equal and opposite force on our feet to make you move forward, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, आगे मूव कर सकें. It is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, so ये हमारे equal in magnitude होता है, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. इससे हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है. दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मासेस. सो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है एंड इन ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मासेस होते हैं, इससे चलते ये सेम नहीं होता. व्हेन अ गन इज फायर्ड it exerts forward force on a bullet. The bullet exerts an equal and opposite force to the gun. So हम देखते हैं कि बुलेट जाता है हमारा, जो एक फोर्स लगाता है मतलब निकलते समय, एंड अपोजिट फोर्स लगाता है गन हम पे, मतलब जिससे हम रिकॉइल ऑफ अ गन मतलब पीछे आ जाता है. दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन. यहाँ पे हम जो मैंने अभी बताया आपको रिकॉइल ऑफ द गन में, since the gun has much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. So हमारा acceleration of the gun ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है as compared to the
बुलेट के, जिससे कि हमें ज़्यादा झटका फील होता है गन की वजह से। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ द रोइंग बोट। सो जब हमारा सेलर कोई जंप करता है दूसरे रोइंग बोट पे, उस पर भी हम पीछे की ओर उस पर धक्का लगाते हैं जिससे कि हम आगे वाले बोट पे चढ़ सकें। सो वहाँ भी हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। एज अ सेलर जम्प्स फॉरवर्ड, द फोर्स ऑफ ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। सो उससे हमारा जो दूसरा बोट होता है वो पीछे मूव हो जाता है, रोइंग बोट पे हम चढ़ जाते हैं। सो ये देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू। एंड इसके मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।